अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारत की जो कृषि है इसकी विशेषताएं क्या है, इनके भी कुछ फैक्ट लिख लेते हैं जिससे हमें यहां से बनने वाले क्वेश्चन भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भारत की जो कृषि है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसमें सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो भारत की कृषि मानसून पर निर्भरता है। भारत की जो कृषि है उसकी मानसून पर निर्भरता, मानसून पर निर्भरता है। ठीक है, मतलब यह है कि अगर मानसून आया, अच्छा मानसून आएगा तो कृषि अच्छी होगी, अगर मानसून नहीं आया तो फिर कृषि अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो भारत की जो कृषि है उसमें लगभग 65% कृषि ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। ठीक है, और एक बात, भारतीय कृषि को, इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट बनता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहते हैं, जुआ कहते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। एक तो इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, भारत में 65% कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून पर निर्भर है। तो भारत की कितने परसेंट कृषि मानसून पर निर्भर है, तो लगभग 65% कृषि जो है पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। ठीक है, तो अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सिंचित फसल कौन सी है ये भी पूछा जाता है। तो सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है। नोट करके लिख लेना, सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है, जिसको सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसी फसल जिसे सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है वो कौन सी है, गेहूं है। तो सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है। तो पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। भारतीय कृषि में क्या है, खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। इसका मतलब क्या हो गया, खाद्यान्न फसलों मतलब जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये अधिक बोया जाता है। नगदी फसलें कम होती है। नगदी मतलब जिनको बेचा जाए। ठीक है, तो यहाँ की लगभग 65% जो भूमि है उसमें खाद्यान्न फसलें ही बोई जाती है। भारत में लगभग 65%। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, भारत में लगभग 65%, लगभग 65% क्षेत्र में 65% खेती खाद्यान्न फसलों की जाती है। खाद्यान्न फसलों की जाती है, की होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लगभग 65% खेती जो है खाद्यान्न फसलों की उगाई जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मानसून पर निर्भरता है, दूसरा खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। अब नगदी फसलें होती है तो उससे अधिक ज्यादा कमाई होती, लेकिन खाद्यान्न फसलों में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, और अधिकांश जनता की निर्भरता, देखो नंबर 3 क्या है, अधिकांश जनता की निर्भरता। अब कृषि में जो है, अभी मैंने बताया था यहां पर जीडीपी में तो योगदान कितना है इसका, 17.5% है, लेकिन यहाँ की लगभग मैंने कहा था 60% लोग जो है इसमें रोजगार पाते हैं कृषि में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भारत में लगभग 60% लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार करते हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार करते हैं, जबकि इसका जो है योगदान बहुत कम है। ठीक है, जीडीपी में योगदान क्या है इसका, कम है। रोजगार करते हैं, और इसमें कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी, हमने क्या कहा था, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी पाई जाती है।
बेरोजगारी पाई जाती है। ये एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और ये कृषि की विशेषता। इसमें खाली कृषि से संबंधित पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। अब जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत कम है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे जीडीपी में कम योगदान। नंबर 4 लिखेंगे जीडीपी में कृषि का सबसे कम योगदान, ठीक है, सबसे कम योगदान, ठीक है। और इधर पर लगभग 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार करते हैं। इसको कृषि की जगह हम क्या लिख लेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार करते हैं। और कृषि में लगभग अगर देखेंगे तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य चीजें भी आती है ना, जैसे मत्स्य पालन वगैरह हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हुई। तो प्राथमिक क्षेत्र लगभग 60% रोजगार देता है, जबकि केवल कृषि की करेंगे तो लगभग 40% के लगभग कृषि क्षेत्र भी रोजगार प्रदान करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र। अब जीडीपी में कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखें तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र 17.5% योगदान करता है, मतलब सबसे कम योगदान करता है। हमने ऑलरेडी ये 2-3 बार पढ़ लिया, अब आपको ये याद भी हो गया होगा, ठीक है। सबसे कम यही योगदान प्रदान करता है 17.5%। और 1950-51 में अगर देखेंगे तो उस समय का भी एक पॉइंट लिख लेना कि 1950-51 में सबसे ज्यादा योगदान इसी का था। 51 में प्राथमिक क्षेत्र लगभग 55% योगदान देता था, समझ आया। आजादी के समय 1950-51 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, कृषि क्षेत्र का। सबसे कम किसका था, सेवा क्षेत्र का। लेकिन वर्तमान में देखें तो सबसे कम योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का, और सबसे ज्यादा किसका है, सेवा क्षेत्र। बिल्कुल पलट गया, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था डेवलप होती है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जबकि जो टर्शियरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, उसका योगदान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम और द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये भी विशेषता आपने लिख ली होगी। यहां तक लिखा सबने। 1950-51 वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है, हाँ, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान। अब इसके अलावा देखो, कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत आयकर नहीं लगता है, ये भी इसकी एक विशेषता है, ठीक है। अगली विशेषता लिख लेना, कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत आयकर नहीं लगता है, व्यक्तिगत आयकर नहीं लगता, आयकर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसमें क्या हो रहा है देखो, इससे जो बड़े किसान हैं उनको तो फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको नुकसान हो जा रहा है ना। तो व्यक्तिगत आयकर इसमें नहीं लगता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, इसको भी ध्यान रखना। कृषि, अब मतलब इस क्षेत्र का कोई संगठित वो है ही नहीं, मतलब डेटा है ही नहीं। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में डेटा फिक्स होता है कि भाई इतने % लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। और कृषि का जो है औद्योगिकरण, उद्योग सेकेंडरी सेक्टर से, कृषि क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र से, उद्योग इसी से तो चलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र से गहरा संबंध है, इसका मतलब क्या है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कौन प्रदान करता है, कृषि क्षेत्र ही उसको रॉ मटेरियल प्रदान करता है, ठीक। तो ये कुछ विशेषताएं थी, इनको आप लोग लिख लेना। अब कल हम कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे मंडे को,
इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित या जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति या कई सारी क्रांतियां हैं, उन क्रांतियों पर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उसको भी समझेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। और मंडे भी हम इस अगले हफ्ते जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी यही क्लास चलेगी, जबकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दोनों चलेंगी। ठीक है, हिस्ट्री और इसकी मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स अगले हफ्ते पूरे हफ्ते चलेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसको हम लेके चल रहे हैं, प्रयास करते हैं थोड़ा इसमें जो मुख्य हमारे जो टॉपिक बनते हैं उनको लेकर के हमारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम यहाँ से उनको लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और मिलते हैं अगली क्लास में।